हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल तक हमने बात कर ली थी अपने फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। मैं एक बार आप सबको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। रेजिस्टेंस पर जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वो 4 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट करता है। पहला डिपेंड करता है लेंथ पर, दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर, तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का नेचर का मटेरियल आप ले रहे हैं, चौथा डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर। मैं लिख के बता रहा हूं आपको, इजीली और समझ में आ जाएगा आपको। आज मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। 2 पार्ट हमने पहले कवर करवा लिए, तो ये तीसरा हो जाएगा। आपने मेरे बच्चे फैक्टर अफेक्टिंग में जो पहला रिलेशन पढ़ा था वो आपने पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस होता है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के। जो आपकी लेंथ ले रहे हैं आप वायर की, ठीक है ना। जो दूसरा फैक्टर था मेरे बच्चे, वो फैक्टर था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस इक्वेशन को हम पहली मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम दूसरी मान लेते हैं। तो मेरे बच्चे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, पहली और दूसरी अकॉर्डिंग से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा R है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। क्या मैं इसे इन दोनों फॉर्म को अलग अलग को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस आपके लेंथ के प्रोपोर्शनल था, इसमें भी लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। इस वाली इक्वेशन में देखें, इक्वेशन नंबर 2 में देखें, तो रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, जब भी हम कभी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो वो चीजें कांस्टेंट आ जाती है उस टर्म पर। तो रेजिस्टेंस रहेगा इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये हमारे पास नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम तीसरा। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी तक कुछ समझ में ना आए होगी, लेकिन हाँ आपको ये चीज नई चीज लगी होगी। ये है क्या आपका रो, ये साइन होता है मेरे बच्चे रो का। इसका साइन होता है रो का। ये जो रो होती है मेरे बच्चे, ये होती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होती है मेरे बच्चे। क्या होती है आपकी? ये रेसिस्टिविटी होती है मेरे बच्चे। आगे बात करें, चलिए। यदि मैं इसकी SI यूनिट निकालू रेसिस्टिविटी की, तो कैसे निकालेंगे? यहां ध्यान दीजिएगा, SI यूनिट ऑफ रो। ये चीज एरिया को इधर ले जाइए, लेंथ को नीचे ले जाइए, तो रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। रेसिस्टेंस ही आपने पहले पढ़ी थी, क्या थी? ओम इंटू एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में होगी, तो 1 मीटर से ही 1 मीटर कर दिया। तो रेसिस्टिविटी क्या आ गई मीटर आपकी? ओम मीटर। क्या आ गई इसकी आपकी यूनिट? ओम मीटर आ गई आपकी इसकी यूनिट। या मैं से और लिखने के लिए, ओम मीटर। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस वाली क्वेश्चन को ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, इसी क्वेश्चन में यहां लेके जा रहा हूं। अभी आप तक पढ़ा आपने R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन, यही तो पढ़ा सर। यदि मान लो मैं इफ L is equals to 1 meter, L is equals to 1 meter and
एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू रो। ये देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो गया, रेसिस्टिविटी के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल जब हो जाएगी जब हम किसी एक वायर का जो लंबाई है वो कितनी ले, 1 मीटर लें, और उसका जो एरिया है, एरिया पूरा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ये आपका एक कंडक्टर है, आपका ये वायर है आपका ये, तो इस वायर की रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी की इक्वल तब होगी मेरे बच्चे जब इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए, और इसका जो ये एरिया है, ये एरिया पूरा, ये एरिया ऑफ सेक्शन ये भी 1 मीटर हो जाए आपका। तब जो आपका रेसिस्टेंस होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। मैं इसे डेफिनेशन में भी दिखाऊं तो द रेसिस्टेंस of a conductor is numerically equals to the resistivity when a conductor have length 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। देखा आपने, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल कब होगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेसिस्टिविटी व्हेन द कंडक्टर हैव अ लेंथ 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो 1 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले मेरे बच्चे इसका। आगे बात करें। आप लोगों ने आज इतना पढ़ लिया, आज हम इसमें कुछ आपके नए डेफिनेशंस इंक्लूड करेंगे जो कि चैप्टर से रिलेटेड तो रहेंगी, आपकी चैप्टर से रिलेटेड तो रहेंगी, और आने वाले टॉपिक्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बेसिक ये चीज आपकी क्या करेगी, हेल्पफुल होगी मेरे बच्चे। तो जो आगे वाले टॉपिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं, जो नए टॉपिक हम पढ़ेंगे वो उससे रिलेटेड रखते हैं। तो सबसे पहले जरूरी बन जाता है जो हमने पहले टॉपिक पढ़ लिए हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में रिवील आउट कर लेते हैं। तो मैं बच्चे पहला जो मेरा टॉपिक मैं आपको रिवील करवाऊं, तो मैं वो टॉपिक रिवील करवाऊंगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें आपका, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा टॉपिक रहेगा हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। ठीक है, आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में दोबारा रिवील आउट करेंगे। रिवील आउट करने के बाद हम जो नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे हमने बात करी है फिर उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस एक बार यदि आप ध्यान करें पिछले वाले टॉपिक्स में, तो हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, यानी कि एक तरह से काम करने की जो आपका एनर्जी खर्च करेंगे आप, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम ए वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। या मैं इस तरह से कह सकता हूं कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन खर्च हुआ है
वो क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा था हमने उस टाइम पे, दैट इज द V इज इक्वल टू W/Q। इसकी जो हमारी SI यूनिट निकल के आई थी वो निकल के आई थी वोल्ट। क्या निकल के आई थी, वोल्ट निकल के आई थी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी V रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलिए इसमें मैं एक बात और इंट्रोड्यूस करता हूं आज। पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट की यूनिट होती है, मतलब उसकी जो SI यूनिट रहेगी वो वोल्ट रहेगी, और वोल्ट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जैसे आपका स्पीड को मेजर करने वाला आपका स्पीडोमीटर रहता है, डिस्टेंस को कवर करने वाला आपका ओडोमीटर होता है, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपका वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है। क्या नाम होता है आपका, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर इट इज ए टाइप ऑफ ए डिवाइस, इट इज ए टाइप ऑफ ए डिवाइस। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा पेन नहीं चल रहा हमारा वाला, चलिए। इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस which measure potential difference। समझ में आ गई ना। आप सर ये मेजर तो कर रहे हैं हम, तो हम सर्किट डायग्राम में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किट डायग्राम में हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे बच्चे ये जो कनेक्ट होता है आपका, इट कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल होते हैं, सीरीज होते हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में, इसे हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए पैरेलल बस, ठीक है। वो चीज नहीं, नेक्स्ट हम हो सकता है मैं आज इंट्रोड्यूस कर दूं आपको मैं वो चीज, और इसमें आपको इजीली फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि आज ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा इसमें। दूसरे टॉपिक की बात करूं मैं, तो वो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, मैं इसमें इसका भी एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज द I इज इक्वल टू Q/T। जब चार्ज फ्लो करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या फ्लो होगा आपको, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द करंट विल बी प्रोड्यूस आपका। इसकी SI यूनिट निकाली थी हमने, इसकी SI यूनिट क्या थी सर, इसकी SI यूनिट आपको हमने बताई थी एम्पियर होती है। कैपिटल S स्विच को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सर करंट, जब आपका वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे हमने वोल्ट मीटर नाम दिया था, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस चीज को मेजर करता है, और उसे बोलते हैं मेरे बच्चे हम एमीटर। क्या नाम देते हैं उस चीज को, हम नाम देते हैं एमीटर नाम देते हैं इस चीज को। तो एमीटर एक तरह से क्या होगी, वो सब बात लिखेंगे इसमें हम। इट इज अ टाइप ऑफ ए डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बस इस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह, इस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आपको इलेक्ट्रिक करंट ये टर्म इंट्रोड्यूस कर देना है बस। और पूछ सकता है एक बार, बोर्ड में है ये, वो डायरेक्ट तो आंसर देता नहीं है, कान पकड़ने को सीधे नहीं खाएगा, वो कहेगा घुमा के क्वेश्चन कह दिया और मतलब सीधे कान पकड़ नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से मेजर करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो एमीटर होगा। एमीटर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जैसे वोल्ट मीटर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट था, दूसरी बात करें तो एमीटर किस तरह से कनेक्ट होगा, तो इट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत मुश्किल नहीं है, यदि आपने मेरे साथ पहले से जुड़ते हुए आ रहे हैं
तो आपको ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे बच्चे थर्ड जो मेरा टॉपिक है इसमें रिवेल आउट करवाने के लिए, वो ये है कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर। हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर। मेरे बच्चे ध्यान करिए आप, तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक आपका ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है? यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन्हें वो पुश करता है, उन्हें वो पुशअप करता है, ताकि वो उस सर्किट में फ्लो कर जाए मेरे बच्चे, जो कि आपका नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, करंट फ्लो करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ ध्यान कीजिए, नीचे का मैंने आपको रिवेल आउट करवाया था। चलिए, तो मेरे बच्चे कैसे फ्लो करा? मेरे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस ने, मैं आपको पूरी सीरीज लिखा हूं मेरे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस ने एक ईएमएफ डेवलप करा। ईएमएफ ने हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करा। इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन एक तरह से चार्ज भी हम कह सकते हैं। चार्ज फिर क्या है? चार्ज आपके मोशन में आए। मोशन में आने के, यानी कि चार्ज जब फ्लो करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा आपका किसमें? वायर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा वायर। इतनी बात समझ में आई है? नहीं आई है तो मुझे आप फिर कमेंट सेक्शन में करके बता देना मेरे बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और इजीली चीज समझ में आए। नहीं आई है तो तुरंत मेरे को बता देना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं आए तो आने वाले जो टॉपिक में समझाने जाऊंगा वो चीज वहां पे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो जो ये आपका रिवेल आउट पूरा हो चुका है। इसमें 3 टॉपिक लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर। ये चीज हमारी आज फिनिश अप हो चुकी है रिवेल आउट में। अब हम बात करे जा रहे हैं जो मेरे टॉपिक थे, स्पेशल टॉपिक। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, आज मैं आपको 3 टॉपिक साथ में लेके चलूंगा। पहला टॉपिक जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। दूसरा बात करेंगे हम इंसुलेटर के बारे में। तीसरा बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर के बारे में। पहला कंडक्टर रहेगा, दूसरा इंसुलेटर रहेगा, तीसरा सेमीकंडक्टर रहेगा आपका। ये टॉपिक्स होते क्या? पहले बात करेंगे हम कंडक्टर के बारे में। देखिए, कंडक्टर आपका क्या होता है? एक मटेरियल मीडियम होता है। एक आपका मटेरियल मीडियम होता है। जैसे मान लीजिएगा पेन है, तो पेन किससे मिलके बना है? प्लास्टिक से मिलके बना। और प्लास्टिक अपने आप में क्या है? एक मटेरियल मीडियम है आपका, जो आपका एक मटेरियल मीडियम है। तो एक तरह से मेरे बच्चे कंडक्टर भी एक तरह से क्या है? आपका मटेरियल मीडियम है। ठीक है, जो क्या करवाता है आपका, जो हेल्प करता है मेरे बच्चे टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कंडक्टर क्या हो गया? कंडक्टर इट इज ए मटेरियल मीडियम विच हेल्प टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इतनी बात समझ में आई? यानी कि कंडक्टर आपका एक मटेरियल मीडियम होता है जो हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो करवाने में। एग्जाम्पल, ऑल मेटल, ऑल मेटल आर कंडक्टर। सारे जितने भी आपके मेटल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं मेरे बच्चे? सारे कंडक्टर होते हैं, ऑल मेटल। सर आपने ऐसी बात क्यों कही कि सारे ही मेटल कंडक्टर होते हैं?
आइए बताता हूँ ये भी चीज मैं आपको, थोड़ा डीप में जाऊंगा आने वाले की, वो तो खैर आपके हायर क्लासेस में है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपने बात आई है तो मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। मेरे बच्चे, हमारे 3 तरह के बैंड होते हैं। 3 तरह के क्या होते हैं? बैंड होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन बैंड, एक तो होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक हमारा बैंड होता है फॉरबिडन बैंड। क्या होता है? 3 तरह के बैंड बताया मैंने आपको। पहला बैंड बताया कंडक्शन बैंड, दूसरा बैंड बताया मैंने वैलेंस बैंड, मैं लिख देता हूं आपको मैं, दूसरा बैंड वैलेंस बैंड, और तीसरा मैंने आपको बताया फॉरबिडन बैंड। सही, ये मतलब क्या है ये चीजें? जैसे मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें वो पुश करता है ईएमएफ। सिमिलरली मेरे बच्चे, जब आपका एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल से तार लिया, एक हमने नेगेटिव टर्मिनल से तार लिया मेरे बच्चे, तो आप देख रहे होंगे मेरे बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपके मोशन में आ गए। यानी वही ईएमएफ वाली बात, इंट्रोड्यूस नया टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, कोई बात नहीं है बच्चे, वो चीज फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में तो पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगी। और तो जैसे ईएमएफ ही समझिए आप, ईएमएफ ही समझिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं तब तक जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपके वैलेंस बैंड में रहेंगे। कहां रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे, जहां उन्हें एक ईएमएफ मिलेगा, जहां उन्हें एक ईएमएफ मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगी, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने एक फॉरबिडन बैंड पार कर लिया, जिसकी वजह से वो कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने लगे। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि जब एक ईएमएफ उनको मिला, इलेक्ट्रॉन को एक ईएमएफ मिला, यानी कि एक पुशअप फोर्स मिली उनको, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में थे वो कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने लगे। ठीक है, इस तरह से आप ये बात समझ सकते हैं मेरे बच्चे कि एक तरफ इधर आपके दोस्त हैं जो आपको उधर जाना है, दूसरी तरफ, ठीक है, और उसके बीच में एक नाला पड़ा हुआ है, एक नाला पड़ा हुआ है। तो या तो आप कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये मान लीजिएगा, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दिखाऊं, तो समझ के देखिए, मैं इस जगह खड़ा हूं और मेरे को इस जगह जाना है, ठीक है, मैं इस जगह खड़ा हूं और मेरे को उस जगह जाना है, और बीच में नाला है। या तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी हो, मुझे तब पीछे से धक्का मिले कि मैं इस नाले को पार कर जाऊं, और यदि मान लीजिएगा मुझे इतनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना मिली तो मैं इस नाले में डूब जाऊंगा। नहीं बात समझ क्लियर हो गया? यानी कि जब तक मुझे इस बैलेंस बैंड में, मैं जगह जहां हूं मैं बैलेंस बैंड में हूं, यदि मुझे पुशअप फोर्स ना मिली उतनी जितनी इस नाले को पार कर जाएं और इधर आकर कंडक्शन बैंड में आकर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने लगे, ठीक है, मुझे इतनी फोर्स नहीं मिली तो मैं यहां बीच में इस जगह फॉरबिडन बैंड में डूब जाऊंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यही फोर्स आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है, और यही एक तरह का काम जो करता है वो कौन करता है? कंडक्टर। आगे ना बात। इसमें एक तरह हम कह सकते हैं जो हमारे कंडक्शन बैंड होते हैं, हमारे जो कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड रहता है, वो आपस में ओवरलैप रहते हैं। कैसे रहते हैं? ओवरलैप रहते हैं। तो इसमें बहुत ही कम फोर्स चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, ताकि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? यही चीज मेरे बच्चे इंसुलेटर में कुछ थीम यही रहेगी, बस उसमें फॉरबिडन बैंड के बारे में और बात करेंगे इसमें। तो इंसुलेटर क्या है एक तरह से मेरे बच्चे? वही सेम बात, मटेरियल मीडियम है एक तरह से। क्या है? मटेरियल मीडियम है विच हैज
which do not conduct electricity or heat। दो इंसुलेटर क्या है आपका मटेरियल मीडियम में विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इसमें क्या रहेगा सर, जैसे कि एग्जांपल लू मैं, ऑल नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल रहेंगे आप सारे इंसुलेटर होंगे। जैसे बात करूं मैं बच्चे, तो ये आपका कंडक्शन बैंड आ गया, ये वैलेंस बैंड आ गया, और ये जो है आपका ये फॉरबिडन बैंड आ गया। सर यहाँ तो बिल्कुल गैप कम था, यहाँ तो बहुत सारा गैप आ गया, यहाँ तो बहुत सारा गैप आ गया। सर इसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यही मैटर यहीं चल जाएगा, ये यहां नहीं पहुंच पाएगा। मैटर इज फिनिश। क्या कंडक्शन होगा? नहीं होने का कंडक्शन, कंडक्शन बंद हो जाएगा। बंद जब होने का ही नहीं है, मैटर ही आपको जल जाएगा। प्लास्टिक है, ये है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ नहीं होने का, जल जाएगा ये क्या होगा? जल जाएगा, मगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। ठीक है, बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सिंपल में बच्चे, आर दोज मटेरियल मीडियम are those material medium which partially conduct electricity और heat। देखिए पार्शली, पार्शल एक तरह से आंशिक रूप से, पार्शल यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके रूम स्टेट रहेगी उसमें तो खैर नहीं करवाने गए हैं, मगर यदि हम उसे टेम्परेचर ही दें, हमें किसी भी सेमीकंडक्टर को यदि हम टेम्परेचर दें तो वो चीज कंडक्शन करवाना लग जाता है। इसमें यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे एग्जाम्पल के बारे में, तो जैसे कि एक आपका जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इसमें इंक्लूड होते हैं, सेमीकंडक्टर में इंक्लूडेड होंगे, और मैं आपको शो कर दूंगा मैं इस चीज के लिए। ठीक है ना। तो आज अब मैं बात करूं इसके बारे में, कंडक्शन बैलेंस बैंड के बारे में, तो ये क्या होता है, इसमें जो गैप होता है कम होता है। ये बात करें तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, और ये आपका बैलेंस बैंड है, ये आपका फॉरबिडन बैंड आ गया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कंडक्शन में सबसे कम, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर में मीडियम, सेमीकंडक्टर में मीडियम, यानी कि इसे हल्का सा पुशअप करेंगे, हल्का सा पुशअप करेंगे, और ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में जाकर कंडक्शन करवाने लगेंगे। तो मेरे बच्चे आज ये मेरे 3 टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने आपसे डील करी है। पहला तो कंडक्टर हो जाता है, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ही बता दिया है आज, कैसे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे ईएमएफ मिलती है जिसकी वजह से फॉरबिडन बैंड में ये चीज पार कर जाते हैं, यानी नाले को वे पार कर जाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसमें लीजिए आप इलेक्ट्रिक